राज्यसभा सांसद अमर सिंह का निधन। सिंगापुर में हुआ निधन। पिछले 6 महीने से बीमार चल रहे थे अमर सिंह। भारतीय राजनीति का संकटमोचक चेहरा कहे जाने वाले अमर सिंह का निधन। राज्यसभा सांसद अमर सिंह का निधन। सिंगापुर में हुआ निधन। पिछले 6 महीने से बीमार चल रहे थे अमर सिंह। किडनी का इलाज करा रहे थे अमर सिंह। राजनीति के पुरोधा राज्यसभा सांसद अमर सिंह का निधन। अमिताभ बच्चन से लेकर जया प्रदा तक सब उनकी कृपा से कई बार उपकृत हुए और कई बार राजनीति से बड़े बड़े चेहरों को निकालकर ऊपर तक पहुंचाया। किडनी का इलाज करा रहे थे अमर सिंह। राज्यसभा सांसद अमर सिंह का निधन। सिंगापुर में हुआ निधन। पिछले 6 महीने से बीमार चल रहे थे अमर सिंह। किडनी का इलाज करा रहे थे अमर सिंह। राज्यसभा सांसद अमर सिंह का निधन। सिंगापुर में हुआ निधन। पिछले 6 महीने से बीमार चल रहे थे अमर सिंह। किडनी का इलाज करा रहे थे अमर सिंह। भारतीय राजनीति का वो चेहरा जिसे जुगाड़ के नाम से, जिसे कहीं भी कोई परिस्थिति हो उसको संभालने के लिए जाना जाता था, एक ऐसा नाम अमर सिंह मुलायम सिंह यादव के बिल्कुल खास मित्र रहे और कई फिल्मी हस्तियों के मित्र रहे। और भारतीय राजनीति में जुगाड़ की राजनीति और ऐसी राजनीति जिसमें किसी को भी बचा लेने का हुनर रखते थे अमर सिंह। किडनी का इलाज करा रहे थे सिंगापुर में। अमर सिंह का निधन हो गया है। राज्यसभा सांसद थे। सिंगापुर में निधन हो गया है अमर सिंह का। पिछले 6 महीने से बीमार चल रहे थे अमर सिंह। किडनी का इलाज करा रहे थे अमर सिंह। एक ऐसी कमी जिसको शायद ही अमर सिंह की जगह कोई भारतीय राजनीति में ऐसा अभिनव व्यक्तित्व हो सकता है। अमर सिंह ने कई ऐसी राजनीति की नई कहानियां लिखी जो हमेशा इतिहास में पढ़ी, सुनी और बोली जाएंगी। अमर सिंह अपने अलग अंदाज में हमेशा राजनीति में जाने जाते रहे और राजनीति में एक कद जो कभी कोई प्राप्त नहीं कर सकता, उस कद को अमर सिंह ने प्राप्त किया। बहुत सारे लोग, बड़े बड़े चेहरे फिल्म इंडस्ट्री से लेकर भारतीय राजनीति के, जिन्हें अमर सिंह संकट काल से निकाल कर लाए। भारतीय राजनीति का वो संकट मोचक चेहरा जिसने अपनी पहचान को पुख्ता किया। मुलायम सिंह यादव के गहरे दोस्त रहे, लेकिन फिर उनसे बिगड़ी तो बनी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के से भी नजदीकियां बनी रहीं। पिछले 6 महीने से बीमार चल रहे थे अमर सिंह। अमिताभ बच्चन के गहरे दोस्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। भारतीय वायुसेना के बेड़े में लड़ाकू विमान राफेल शामिल होने से जहां चीन बेचैन है, तो वहीं पाकिस्तान की भी नींद उड़ी हुई है। दोनों अपनी इस बेचैनी और घबराहट को दूर करने के लिए जहां उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, तो वहीं पाकिस्तान इसे अस्थिरता फैलाने के लिए उठाया हुआ कदम बता रहा है। हालांकि इन सब के बीच एक बात साफ है, जब से राफेल भारत आया है तब से पड़ोसी देशों की नींद जरूर उड़ गई है। एक रिपोर्ट देखते हैं।
फ्रांस से राफेल आने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत में जहां एक और कई गुना इजाफा हुआ, तो वहीं पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान इससे सहमा हुआ है। पहले चीन ने राफेल विमान को अपने J-20 से कमतर बताया, तो अब पाकिस्तान ने इसे परमाणु हथियारों की रेस करार दे दिया है। दरअसल पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता आयशा फारूकी साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान भारत से उपजे नए खतरे को लेकर बयान दे रही थी। इस दौरान फारूकी ने कहा कि भारतीय वायुसेना को हाल ही में जो राफेल विमान मिले हैं, उससे जुड़ी हुई उन्होंने कई रिपोर्ट देखी है। उन्होंने कहा कि भारत के पूर्व अधिकारियों और कई अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन के अनुसार राफेल विमान दोहरी क्षमता वाला है और इसका इस्तेमाल परमाणु हथियारों के लिए भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत लगातार अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को बढ़ा रहा है और उसे आधुनिक बना रहा है। भारत हिंद महासागर को परमाणु हथियार बंद बना रहा है और मिसाइल सिस्टम के जरिए लगातार हथियारों की तैनाती बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी जरूरी सुरक्षा आवश्यकता के अलावा एशिया में अपनी सैन्य क्षमताओं को लगातार बढ़ाने में जुटा हुआ है। पश्चिम अपनी संकीर्ण कारोबारी हितों के लिए भारत को इन हथियारों की पूर्ति और तकनीक देने में मदद कर रहा है। Acquisition of Rafale jets by the Indian Air Force. According to some former senior Indian officials and several international publications, these Rafale jets are dual-capable systems that can also be modified as nuclear weapon delivery systems. It is well known that India continues to expand and modernize its nuclear arsenal, both in terms of type and number of delivery systems. In addition to this, India has nuclearized the Indian Ocean and continues to increase the readiness of its arsenal through measures such as canisterization of missile systems. दरअसल पाकिस्तान की ये बेचैनी इसलिए है क्योंकि भारतीय वायुसेना में 5 राफेल विमानों के शामिल होने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सेना के लिए ये एक नए युग का आरंभ है। ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट हमारी वायुसेना की ताकत को बढ़ाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारी क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देने की मंशा रखते हैं, उन्हें वायुसेना की इस नई क्षमता से चिंतित होना चाहिए। वहीं राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद चीन का बयान भी सामने आया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता आएगी। हालांकि चीनी प्रवक्ता के इस बयान के बाद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने एक एक्सपर्ट के हवाले से कहा कि राफेल सुखोई 30 MKI जेट से बेहतर जरूर है, लेकिन J-20 के सामने नहीं टिकता। वेबसाइट ने एक अनाम एक्सपर्ट के हवाले से कहा कि राफेल केवल 3rd+ जनरेशन का फाइटर जेट है और J-20 के सामने उसकी नहीं चलेगी। हालांकि चीन के इस दावे की हवा वायुसेना के पूर्व चीफ BS धनोआ ने 2 साधारण सवालों के जरिए निकाल दी। धनोआ ने पूछा, BS धनोआ ने चीन से किए तीखे सवाल। अगर J-20 वास्तव में 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, तो इस पर कनाट्स क्यों हैं? जबकि अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों में F-22, F-35 और रूस की 5वीं पीढ़ी के Su-57 में ये नहीं है। नहीं मानता कि J-20 इतने शक्तिशाली हैं कि उन्हें 5वीं पीढ़ी का कहा जाए, क्योंकि कनाड रडार सिग्नेचर को बढ़ा देता है, लॉन्ग रेंज के मीटियर मिसाइलों को पोजीशन बता देता है जो राफेल में लगे हैं। वहीं इसके बाद पूर्व वायुसेना चीफ ने चीन से दूसरा सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि BS धनोआ ने चीन से किए ये तीखे सवाल। अगर J-20 का उत्पादक चेंगडू एरोस्पेस कॉरपोरेशन इसे 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बताता है, तो इसमें सुपर क्रूज की क्षमता क्यों नहीं है? सुपर क्रूज वह क्षमता है जिससे फाइटर जेट आफ्टर बर्न्स का इस्तेमाल किए बिना M1.0 की अधिक स्पीड से उड़ सकते हैं। राफेल में सुपर क्रूज की क्षमता है और रडार सिग्नेचर की तुलना दुनिया के सबसे अच्छे फाइटर जेट से की जा सकती है। गौरतलब है कि BS धनोआ सुखोई 30 MKI के साथ ही भारत के सभी अच्छे फाइटर प्लेन उड़ा चुके हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक की जिम्मेदारी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ धनोआ ने ही संभाली थी।
वायुसेना के टॉप पोस्ट से रिटायर हो चुके धनोआ ने इस सप्ताह चाइनीज प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ाई और कहा कि अगर चाइनीज हथियार वास्तव में अच्छे होते तो 27 फरवरी 2019 को राजौरी में नांगी टेकरी पुल पर हमले के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका के F-16 की जगह चाइनीज JF-17 को चुना होता, लेकिन पाकिस्तान ने JF-17 का इस्तेमाल केवल मिराज को एयर डिफेंस कवर देने के लिए किया। चीन पाकिस्तान ने पीछे खींचे पांव। गौरतलब है कि राफेल विमान ऐसे समय में भारत आए हैं जब भारत और चीन के बीच रिश्ते काफी तनावपूर्ण हैं। एक समय पाकिस्तान भारत पर हमले के लिए चीन के साथ जा रहा था, लेकिन भारत के बढ़ते वर्चस्व और ताकत को देखते हुए पाकिस्तान और चीन अब पांव पीछे खींच रहे हैं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, ANB न्यूज। रफाल की गड़गड़ाहट से चीन और पाकिस्तान दोनों में बेचैनी है और दोनों अपने अपने कंपैरिजन बता रहे हैं। J-20 से कंपैरिजन कर रहा है ड्रैगन, लेकिन उससे पता चल चुका है कि भारत अब आगे बढ़ने के लिए तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि पेंगोंग झील पर चीन जिस तरह धीरे धीरे पीछे हटता है, कभी आगे बढ़ता है, तब उसको एक बात अच्छी तरह समझ में आ गई है कि भारत के पास अब रफाल है और उसको अब देर नहीं लगने वाली है। अत्याधुनिक विमानों की, फाइटर जेट की श्रृंखला का सबसे सशक्त ब्रह्मास्त्र, जिसे कहा जाएगा आसमान का ब्रह्मास्त्र रफाल, अब ऐसे में इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक बेचैनी ही बेचैनी है और बयानों के तर्कस से पुराने और बेजान तीर निकालकर अंतर्राष्ट्रीय माहौल में चलाए जा रहे हैं कि कहीं उनकी कोई बात सुनी जाए। लेकिन बात सुनना तो दूर, उनको देखने तक से अब देश गुरेज कर रहे हैं। और जब देखने की, उनकी बात सुनने की बात चलती है तो फिर उन्हें सीधा देख लेने की बात करते हैं। एशिया से लेकर पूरी दुनिया में अशांति का प्रतीक बने ड्रैगन और उसके पुत्र पाकिस्तान, दोनों पर सबसे बड़ा आरोप दुनिया की शांति तहस नहस करने का और आतंकवाद को पोषित करने का आरोप पाकिस्तान पर, और इन्हीं आरोपों से तिलमिलाए अपने कद को सकारात्मक दिशा में नहीं ले जाने के बजाय आरोप और छद्म युद्ध पर बराबर मोर्चा संभाले ड्रैगन और पाकिस्तान, जो अपनी नापाक हरकतों की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है, जो आतंक का आका बना, पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुका है और जिस तरह रोज संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है, जिस तरह गिलगिट बाल्टिस्तान में चुनाव करवाने के लिए कुचाल चल रहा है, जिस तरह पेंगोंग झील पर और गलवान में चीन आगे बढ़ने के लिए सोच रहा है। और इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक अरविंद जयतिलक। अरविंद जयतिलक, स्वागत आपका ANB न्यूज पर। अरविंद जयतिलक, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी सर जी, आवाज मिल रही है। अरविंद जयतिलक, ये जो छद्म युद्ध लड़ा जा रहा था चीन और पाकिस्तान की तरफ से, उस छद्म युद्ध पर और आमने सामने के युद्ध पर अब दोहरी मार पड़ चुकी है। आसमान में भी भारत का गेम चेंजर मौजूद है और यही बेचैनी खाई जा रही है बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। दरअसल अभी तक जो ये प्रॉक्सी वार जो दोनों देश मिलकर के भारत से लड़ रहे थे, अब उनके समझ में आ गया है कि यह बहुत लंबा खींचने वाला नहीं है। भारत के तरफ से करारा जवाब मिलेगा और बतौर राफेल जो है एक बहुत बड़ी चुनौती जो है इन दोनों देशों के लिए है।
और राफेल के काट के लिए इनके पास कोई जवाब नहीं है। चीन तो कह रहा है कि नहीं, जो हमारा चेंगड़ू J-20 है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन दबे स्वर में दुनिया से आवाज आ रही है कि नहीं, राफेल जो है कहीं उससे बेहतर है। यही वजह है कि चीन की जो है भाषा बदल रही है। आपने कल देखा कि किस तरह से चीन के राजदूत द्वारा कहा गया कि नहीं, भारत से हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, भारत सहयोगी देश है। यानी भाषा, व्याकरण, सुर, लय, ताल सब कुछ उसका बदल रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है इसको दूसरा आयाम देना चाहता है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में वो नैरेटिव फैलाना चाहता है कि भारत जो है हथियारों की होड़ की तरफ दुनिया को ढकेल रहा है, पड़ोसी देशों को ढकेल रहा है। लेकिन यह सच्चाई है कि परमाणु हथियारों की होड़ में आज की तारीख में हम लोग देखें, अभी चंद्रशेखर जी सिपरी की एक रिपोर्ट आई थी ईयर बुक 2002-20 में, उसमें साफ लिखा गया है कि भारत से कहीं अधिक परमाणु हथियार पाकिस्तान के पास है। भारत के पास 150 है तो पाकिस्तान के पास 160 है। चीन के पास तो दूना से भी अधिक भारत से, यानी 320 है। लेकिन ये आरोप मढ़ रहे हैं भारत के ऊपर। कहीं ना कहीं जो है कुल मिलाकर के वो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली स्थिति है। अब उनके पास कहने को कुछ नहीं है, तो इन सारे मसलों को जो है दूसरे आयाम देने की फिराक में लगे हुए। अरविंद जयतिलक जी, छद्म युद्ध भी वो लड़ रहे हैं, असली युद्ध की तैयारी भी वो कर रहे हैं, जमीन पर कब्जा करने की तैयारी भी वो कर रहे हैं, आतंक को वो फैला रहे हैं, पूरी दुनिया में अशांति फैला रहे हैं, और हम अपने घर में तैयारी करें तो भी उनको परेशानी है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कहे। देखिए, ये लोग का जो प्रॉक्सी वार है, छद्म युद्ध है, ये 70 सालों से लगातार है। ये किसी से छिपा नहीं है कि जो चीन जो है नॉर्थ ईस्ट के जो अलगाववादी संगठन है, अभी आपने देखा कि मणिपुर में किस तरह से हम को जवानों की हत्या हुई जी। तो कहीं ना कहीं जो है चीन जो है अलगाववादियों को, जो आतंकी शक्तियां हैं, उनको जो है अपने हथियार, गोला बारूद मुहैया करा रहा है। पाकिस्तान इसमें उनका सहयोग कर रहा है जी। आप अक्सर देखते हैं कि किस तरह जम्मू कश्मीर में जो हथियार पकड़े जाते हैं वो चीनी हथियार होते हैं। यहाँ तक कि जो उनके आतंकी होते हैं, उनके जूते और जो कपड़े होते हैं वो भी जो है चीन से बने होते हैं जी। और पूर्वी भारत में आप देख ही चुके हैं कि किस तरह से जो राज्य एजेंसी है, चीन द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम जो आतंकियों को है, चाहे वो बर्मा के जंगलों में दिया जा रहा हो, चाहे बाकी हिस्सों में दिया जा रहा हो, वो भी सामने आता जा रहा है। तो यह एकदम सही है कि ये प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं, और सामने जो है जब भारत जो है मुकाबले के लिए तैयार है और अपने देश में तैयारी कर रहा है, तो उस पर भी आपत्ति जता रहे हैं। आपत्ति तो जता रहे हैं, लेकिन राफेल से इतनी परेशानी क्यों इन्हें महसूस हो रही है? भारत तो अपनी तैयारी कर रहा है, और क्या इनको खुला छूट दे दी जाए युद्ध लड़ने के लिए? क्या इनको बोल दिया जाए ये सारी अंतर्राष्ट्रीय जो नियम है उनका पालन नहीं कर रहे हैं, विश्व में अशांति का पर्याय बन चुके हैं, और अब जब भारत अपनी तैयारी कर रहा है, अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ा रहा है, जब ये बढ़ा रहे थे तो इनने किसी ने इनको नहीं रोका, तो फिर ये भारत के खिलाफ क्यों बोलते हैं इस तरह? दरअसल देखिए, चाहते थे कि भारत जो है अपनी रक्षा तैयारियों को जो है आयाम न दे, उसको विस्तार न दे। वो चाहते थे कि 2014 से पहले जो स्थिति थी, यानी जो है भारत जो है रक्षा तैयारियों को लेकर के पूरी अनदेखी करती रहे, वो स्थिति चाहते थे। अब चूंकि भारत जो है अपनी रक्षा सुरक्षा को लेकर के प्रतिबद्धता जता रहा है, कटिबद्ध है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात की, वैश्विक स्तर पर चाहे दक्षिणी चीन सागर हो या हिंद महासागर हो, वहां अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। चीन के विस्तारवादी नीति पर जो है, जो दुनिया के लोकतांत्रिक देश है उनके साथ मिल करके घेराबंदी कर रहा है, तो चीन को आपत्ति होनी लाजिमी है। लेकिन उसकी आपत्ति का कोई मूल्य महत्व नहीं है। भारत को यह पूरा हक है कि अपनी जो संप्रभुता की सुरक्षा करे, अपने राष्ट्र की जो परिधि है, सीमा है, उसकी जो रक्षा करे, और दुनिया में अगर कहीं कुछ लोकतंत्र के खिलाफ कुछ होता है तो मुखर आवाज उठाए। भारत की तो एक जो पंचशील सिद्धांत भी है, जो चीन के साथ हमारा जो है, तो वो भी यही कहता है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि चीन हमारे अंदरूनी मामलों में पाकिस्तान के साथ मिलकर के दखल देता है, और कहीं ना कहीं जो है भारत को अस्थिर करने की कोशिश करता है, चाहे वो सामरिक के जरिए करे, चाहे जो है छल नीति के जरिए करे। यही कारण कि भारत के प्रतिकार के बाद जो है उसका रुख जो है अड़ियल हुआ है, और कहीं ना कहीं जो है भारत के विरोध में हर जगह जो है अपनी नीति को अपना आजमाते हुए दिख रहा है। सुमित ओरछा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाजपा के प्रवक्ता लाइव। सुमित ओरछा, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सुमित ओरछा, सबसे बड़ा सवाल कि जो छद्म युद्ध लड़ रहा है पाकिस्तान और चीन, अब उनको परेशानी होने लगी है भारत जब अपनी तैयारी कर रहा है तो, और उनको ये लग रहा है कि भारत कुछ ना करे और उनकी हर साजिश को कामयाब होने दे। अब राफेल पर भी सवाल खड़े कर दिए उनने। देखिए, एक सशक्त राष्ट्र ही विश्व में शांति स्थापित करने वाला कारक हो सकता है। हमारे पड़ोसी जो भी देश हैं
उनके मन में क्या पाप पल रहा है, उनके मन में क्या भय पल रहा है, इसके लिए भारत तो जिम्मेदार नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया इस बात के लिए आश्वस्ति मान सकती है, जान सकती है कि भारत कभी भी आक्रामक देश नहीं है, विस्तारवादी देश नहीं है। भारत दुनिया की किसी भी वैश्विक घटना में अशांति का कारक नहीं है। हम विश्व शांति चाहते हैं, संप्रभुता चाहते हैं, मित्रता चाहते हैं और एक वैश्विक स्नेहिल संबंध चाहते हैं। वे भारत की रीति नीति और भारत की तासीर है। लेकिन ये जो दो देशों के नाम आपने लिए हैं, मेरे तो आपने देखा होगा कि जब मैं उनका नाम ले रहा था तो मेरी जीभ लड़खड़ाई। मेरे मुंह से भी इन देशों के नाम निकलना मतलब मेरे अंदर से निकलते नहीं है, क्योंकि इनके अंदर ही स्वयं इतना ज्यादा घृणित, इतना ज्यादा धोखा, इतनी ज्यादा छद्मता भरी हुई है। बात बात में बात बदलते हैं, बात बात में संबंध खराब करते हैं, स्वयं अपने समझौतों से मुकरते हैं। और ये पूरी दुनिया, भारत की कूटनीतिक सफलता इन 6 वर्षों में बहुत हद तक सफल रही है कि भारत ने अपनी नीति, अपनी साफगोई के साथ, सशक्तिकरण के साथ पूरे विश्व को इस बात को संप्रेषित करने में सफलता हासिल की है कि भारत किसी भी देश से संबंध बिगाड़ने की तरफ एक भी कदम नहीं चला है। अगर ये देश भारत से संबंध बिगाड़ रहे हैं तो इसमें पूर्णतः इन्हीं देशों की गलती है। यही देश भारत की जमीनों पर भारत की शांति को खंडित करना चाहते हैं, भारत की भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं, भारत के आंतरिक मामलों में बेजा दखल देना चाहते हैं। इसमें भारत का कहीं कोई हस्तक्षेप इनके देशों में नहीं है, ना हम चाहते हैं। तो ये दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहे हैं। लेकिन सुमित सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत ने मौसम बता दिया है गिलगिट बाल्टिस्तान का। अब वहां कोरोना को लेके आपदा प्रबंधन का काम कब शुरू होगा? वहां पर जो हमारे नागरिक हैं गिलगिट बाल्टिस्तान में, उनको कब कोरोना से उनकी रक्षा की जाएगी? इस बात का भी भारत के नागरिक इंतजार कर रहे हैं। देखिए, 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण होने जा रहा है, प्रारंभ होने जा रहा है। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम कहते हैं कि इंदु भूति कामाय शाति राष्ट्रो अस्माकम न भिन्नता अंतर्भश्च यत्र पालः प्रतिनेता। भारत के या आर्य सनातन परंपरा को मानने वाले लोग भारत इस देश की सीमाओं में हो या इस देश की सीमाओं से बाहर हो, उनकी रक्षा करना, उनका पालन करना, उनका पोषण करना इस देश का कर्तव्य है। 5 अगस्त से जब राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखने जा रही है तो राम राज्य का ये महत्वपूर्ण काम भी शुरू हो जाएगा, जिस ओर आपने इशारा किया है। बस आज आपके चैनल पर मैं इशारे से कह रहा हूं, आप उसे साकार होते हुए भी अपनी तरफ आंखों से देखेंगे कि कैसे जो आपके मन के अंदर भारत के ये अपेक्षाएं जो 130-135 करोड़ जो लोग बताए जाते हैं, सबकी अपेक्षाएं। अरविंद जयतिलक, मेरा सवाल आपसे कि जो भारत का सिंहद्वार कहा जाता है गिलगिट बाल्टिस्तान को, जहां से इटली तक रास्ता जाता है, जिसे चीन ने झूठे 1800 ईस्वी में बता दिया कि सिल्क रूट है, जबकि वो भारत का उत्तरापथ है 5000 वर्षों से, तो इस पर कोई सवाल नहीं किया जा रहा है। इस पर अब जवाब देने की बारी आ चुकी है और रफाल की गड़गड़ाहट से लेके समंदर और जमीन पर सब जगह भारत चौकस है, तो अब देरी क्यों? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण रहा है। आपने सही कहा कि उत्तरापथ के लिए जो है ये 5000 साल पुराना जो है ये हिस्सा भारत का रहा है। स्वाभाविक रूप से भारत को इस पर आगे बढ़कर के काम करना चाहिए और वो भारत का सिंहद्वार भी है और यूरोप में जाने का एक जो है रास्ता भी है। लेकिन अब देखिए, कहा जाता है ना कि राजनीति जो है अपने हिसाब से चलती है और स्वाभाविक रूप से जब राफाल आया है, जब हम कुछ उपलब्धियां अर्जित करते हैं तो हम चाहते हैं कि उसके मार्फत कुछ और बड़ी चीजों को हासिल करें। तो जब राफाल आया तो स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाया जाना चाहिए और जो है गिलगिट बाल्टिस्तान चूंकि भारत का हिस्सा है तो उसको लेकर के जो है जो आगे की कार्रवाई है, अब तो धारा 370 भी समाप्त हो चुकी है और कहीं ना कहीं जो है भारत के अनुकूल स्थिति भी है। अगर चीन और पाकिस्तान को हटा दिया जाए तो आज की तारीख में भारत वैश्विक जो जमात है भारत के साथ है, तो स्वाभाविक रूप से भारत को जो है उचित निर्णय और आगे बढ़कर के कदम उठाने की जरूरत है। चंद्रशेखर जी। सुमित, मेरा सवाल आपसे कि भाजपा ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन चीन ने सिल्क रूट कहा, उसका प्रत्युत्तर आना चाहिए था कि 5000 वर्ष पहले उत्तरापथ बना चुका था भारत। 20,000 चट्टानों पर 6500 किलोमीटर का जो लंबा
उत्तरापथ है जो वेनिस इटली में जाकर खत्म होता है, उस पर भारत की जो पुरापाषाणकालीन सभ्यताएं उसके उल्लेख हैं, चट्टानों पर भारत की लिपियां लिखी हुई हैं, तो उनको कहना चाहिए था, आपको कहना चाहिए था कि उत्तरापथ को सिल्क रूट क्यों बता रहे हो। यह भी प्रतिरोध आपकी तरफ से होना चाहिए था सुमित। भारतीय जनता पार्टी अपनी वैश्विक नीति को लेकर के और खास करके अपने चीन और जैसे विस्तारवादी देश के प्रति बहुत सशक्त रही है। हमने समय समय पर हर प्लेटफॉर्म पर केवल विरोध नहीं किया है, वरन अपनी सैन्य शक्ति से, अपने क्रूर, अपने कठिन निर्णयों से और उन तमाम तरह के जो सांकेतिक, कूटनीतिक, युद्ध और द्विपक्षीय संवादों के जो पक्ष हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं, उन समस्त उपक्रमों को इस्तेमाल करते हुए हमने वो सब कुछ किया है जो एक जिम्मेदार राष्ट्र को करना चाहिए। यह विदेश नीति का विषय है, मैं इस पर बहुत अधिक विस्तार से बोलने के लिए अधिकृत नहीं हूं, लेकिन एक जिम्मेदार और एक राष्ट्रीय नीतियों के प्रति मुखर राजनीतिक दल का प्रवक्ता होने के नाते मैं इतना आश्वस्त करना चाहता हूं देशवासियों को कि भारत अपने किसी भी अधिकार को केवल यह कह करके अब नहीं छोड़ने वाला देश नहीं है। यह तो बंजर टुकड़ा है, इस जमीन का कोई उपयोग नहीं है, इसलिए कोई ले जाए तो क्या फर्क पड़ता है। एक इंच भूमि भारतीय जनता पार्टी प्राण प्रण से। सुमित, बंजर टुकड़ा कहने वाली सरकार नहीं है। देश में जो सरकार है उसकी फेस वैल्यू ही देशभक्ति है, तो उस सरकार से अपेक्षाएं लोगों की बढ़ जाती हैं और उस सरकार से ये निर्णय भी होना जरूरी है कि कब तक गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान चुनाव कराने की नाजायज कोशिश करता रहेगा, कब तक पीओके से आतंकी भेजकर कश्मीर का मौसम बिगाड़ता रहेगा। जवाब मिलना जरूरी है। रफाल हमारे पास है, हमारे ताकत में जोश से भरे हुए सैनिक, भारत का बच्चा बच्चा सैनिक इस बात पर पूरी तरह से अब जवाब देने के लिए कहीं उत्साहित है, कहीं मन में उसके सवाल है कि सरकार देशभक्ति की फेस वैल्यू वाली, रफाल हमारे पास, मौसम गिलगिट बाल्टिस्तान का बता दिया, तो फिर देरी किस बात की है। कामना जो आपकी है काम भी वही होगा, तरीका कोई भी रहे परिणाम वही होगा। आप निश्चिंत रहिए, जो आप चाह रहे हैं वही होगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि आज 5 राफेल आ गए हैं तो देर किस बात की है। 370 भी हटी है, राम मंदिर भी बना है, और जो देश के मान के लिए, सम्मान के लिए जो कलंक इस देश पर थे वो धोए गए हैं। भविष्य में जो भूमि हिंदुस्तान की दूसरे देश दबा करके बैठे हैं, वह भी पुनः भारत का, अखंड भारत का हिस्सा बनेगी। देश धीरे धीरे अपने उन तमाम चुनौतियों से पार निकलेगा। बस इस बात की आश्वस्ति मैं आपको दे सकता हूं। फिलहाल तरीका क्या होगा, अब किस बात की देरी है, अब क्यों नहीं हो रहा है, इस बात के उत्तर तो गर्भ में छुपे हैं समय के, उसका आपको और हमको इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल। बस अपने नेतृत्व पर, देश की सरकार पर, हमारे देश के गृह मंत्री पर, माननीय प्रधानमंत्री जी पर, उनकी इच्छा शक्ति पर, उनकी नीति पर, उनकी समझ पर, उनके निर्णयों पर हमें विश्वास रखते हुए इस वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल। अरविंद जयतिलक, मेरा सवाल आपसे, अरविंद जयतिलक, जिस तरह एक देशभक्ति की सरकार, एक फेस वैल्यू केंद्र सरकार की है कि देशभक्त सरकार है, और मौसम बताया गया गिलगिट बाल्टिस्तान का, उत्तरापथ नहीं कहा गया। उत्तरापथ कहने, जो उत्तरापथ को जोर से कहना था वो आवाज़ थोड़ी कम से आई, लेकिन इंतजार है लोगों को कि कब तक पाकिस्तान अपनी नापाक कोशिशों को करता रहेगा, कब तक इस तरह के एक जो प्रॉक्सी वार है वो चलती रहेगी, और कब तक बीजिंग को भी जिस तरह जवाब दिया गया है गलवान में, उससे आगे बढ़कर पेंगोंग झील पर भी कब निर्णय होगा। ये निर्णय जो है और राफाल की गड़गड़ाहट है, ये भारतीयों को उम्मीद है कि अब आगे क्या निर्णय होगा बड़ा, जिससे हम जवाब देने में कहीं ना कहीं एक जवाब मिलेगा। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए चंद्रशेखर जी, केवल उम्मीद ही नहीं है, बल्कि लोकसभा में याद होगा जम्मू कश्मीर वाले मसले पे धारा 370 के समय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा भी था कि हमारे लिए जम्मू कश्मीर जो है, पूरा जम्मू कश्मीर महत्वपूर्ण है और उसके लिए हम जान भी दे देंगे, उन्होंने कहा भी था।
तो स्वाभाविक रूप से देश जानना चाहेगा और देश को इंतजार भी है कि नहीं, अगर ऐसी सरकार की जो है प्रतिबद्धता है जम्मू कश्मीर को लेकर के, तो उसको जो है आगे बढ़ करके गिलगिट बाल्टिस्तान के तरफ अपना हिस्सा जो वहां पर है उसको अपने कब्जे में लिया जाना चाहिए। और जो है महत्वपूर्ण बात यह भी है कि चीन के संदर्भ में भी जो चीन जो है वहां उसकी कई परियोजनाएं उस रास्ते से निकल रही है, चाहे इकोनॉमिक कॉरिडोर हो एवं वहां पे जो है जो जल की परियोजनाएं उसकी चल रही हैं। तो चीन के भी अपनी उसमें महत्वाकांक्षा है और अपनी उसकी स्थिति बनी हुई है। तो स्वाभाविक रूप से जब भारत को ऐसा लग रहा है, तो अगर वो अभी आपने कहा कि उत्तरापथ को जो है सिल्क रूट कहा, तो भारत को चाहिए कि तिब्बत के मसले को जो है फिर विवादों की आंचली आंच पर रख दे। भारत को देखिए एक ही उपाय है, छठे साठे में समाचार है, अगर चीन जो है सिल्क रूट की बात करता है तो भारत को तिब्बत का मसला उठाना चाहिए। लेकिन बहुत अचरज की बात है कि आप देखेंगे कि विगत 70 वर्षों से दलाई लामा के आने के बाद आप देखेंगे कभी भी भारत जो है तिब्बत के मसले को उठाने की कोशिश नहीं की। तिब्बत देखिए चीन की कमजोर नस है, अगर भारत उस नस को दबाएगा तो स्वाभाविक रूप से चीन जो है बिलबिलाएगा और फिर जो सिल्क रूट और दुनिया भर के रूट की बात करता है उस पर भी वो विचार करने को मजबूर होगा। तो यह एक सबसे बड़ा एक भारत के लिए जो है हथियार है। लेकिन पता नहीं क्यों सरकारें आती रही जाती रही, लेकिन तिब्बत के मसले को जो है विवादों के घेरे में लाने का प्रयास नहीं की। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि गिलगिट बाल्टिस्तान जो है वहां से जो है यूरोप का तो रास्ता है, मध्य एशिया पर भी नजर रखा जा सकता है। फिर दूसरी चीज जो अफगानिस्तान में भारत के तमाम जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं उसको भी आसानी से चलाया जा सकता है। और जो छद्म युद्ध जो बराबर जो पहाड़ी क्षेत्रों की ओट लेकर के पाकिस्तान करता है वो भी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो भारत को देखिए देर सवेर जो है करारा जवाब देना ही होगा, तभी जाकर के स्थिति अनुकूल होगी। बिल्कुल अरविंद जयतिलक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एएनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। सुमित ओरछा, मेरा सवाल आपसे, जिसके लिए देश भर में आपको जाना जाता है, कहीं आप जाते हैं अपनी बात कहते हैं तो वो कहीं ऐसी बात जो कहीं बीजिंग और इस्लामाबाद तक आपकी बात पहुंचे और कहीं उनको भी ये पता चले कि यहाँ देशभक्तों की लंबी कतार है और उस देशभक्तों की कतार से एक आवाज़ उठ रही है कि कहीं अब आगे इस्लामाबाद और बीजिंग तक कहीं तैयारी है भारत की, वो कहीं बात आपकी निकलनी चाहिए आपकी वाणी से। अब देखिए, भारत एक नया भारत है। अब भारत का तेवर तरीका सब बदल चुका है। यह दुनिया अब यह भारत बदल चुका है, तेवर अब बारूदी है। यदि नहीं सुधरा तो पाकिस्तान मिटाकर रख देंगे, भूमंडल के कड़कड़ से पहचान मिटाकर रख देंगे। यही नहीं सुधरा तो पाकिस्तान, यदि नहीं सुधरा तो पाकिस्तान मिटाकर रख देंगे। ये समझ में आया है और ये बार बार भारत ने अपने तेवर तरीके, कविता का विषय नहीं है, यह संकल्प का विषय है और उसे सिद्ध करने का विषय है। भारत ने बहुत यातनाओं को सहा है, इनकी बहुत दुस्साहसों को झेला है भारत ने, और इनके दुस्साहसों की कीमत खून से चुकाई है। भारत अब उसे बर्दाश्त करने की हालत में नहीं है। भारत अब एक का जवाब दो से देगा और हर एक घटना का जवाब एक बड़ी घटना के साथ देगा। यह भारत ने बार बार सिद्ध किया है। बिल्कुल सुमित, मैं आपसे सवाल करूंगा। हमारे साथ पूर्व कर्नल, रिटायर्ड कर्नल दर्शन सिंह जुड़ चुके हैं। दर्शन सिंह जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। हाँ जी, थैंक यू सर। सबसे बड़ा सवाल कि हम अपने घर में तैयारी करें तो भी उनको परेशानी, और वो सीमा पर इतना छद्म युद्ध लड़ें, आमने सामने की लड़ाई लड़ें, आगे पीछे की तैयारियां करें, युद्ध की तैयारियां करें, तो भी उन पर कोई सवाल नहीं। देश की अशांति बिगाड़ें, दुनिया की अशांति बिगाड़ें। लेकिन अब रफाल आया है, बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक बेचैनी बढ़ गई है और तरह तरह के बयान उनके सामने आ रहे हैं। आपसे पक्ष जानना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो है कि भारत एक सवर्जन देश है। हम अपनी सेनाओं को जो इक्विपमेंट वर्ल्ड में बेस्ट होगा वो लेके देंगे, और क्योंकि बाकी लोग भी देश कर रहे हैं। पाकिस्तान और चाइना तो हथियारों की होड़ में लगे हुए हैं, पहले से बहुत अपग्रेडेशन वो लगातार कर रहे हैं, उन्हीं पे उनकी पूरी इंडस्ट्री बेस्ड है। जब हम, पहली बात तो हम अपनी डिफेंस के लिए कर रहे हैं, हमने कोई ऑफेंसिव रोल कोई डिक्लेयर नहीं किया कि हम उनको कोई अंदर जाके मारने का इरादा है या हम युद्ध की तरफ ले जा रहे हैं। हमने तो अपनी डिफेंस को मजबूत किया है एक वर्ल्ड क्लास कैपेबिलिटी के साथ। तो इसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। हम अपनी सेना की एक रूटीन अपग्रेडेशन है, ये भी नहीं है कि हम कोई खतरे को भांपते हुए ये चीज हमने कोई, ये हमारी पुरानी रिक्वायरमेंट है। लगातार हमारे पास अपग्रेड करते रहे हैं। हम मिराज भी आए हैं, सोई आए हैं, MiG-29 आए हैं। तो ये एक अपग्रेडेशन की नॉर्मल प्रोसेस है, तो इससे किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने एक ट्रांसपेरेंट डील करी है किसी कंट्री से। तो इसको किसी को भी
इंटरनली उनको कोई तकलीफ नहीं होगी अनलेस उनके इरादे नेक नहीं है। बिल्कुल, लेकिन इरादे नेक नहीं है, लेकिन जो अब चल रहा है सीमाओं पर, और जिस तरह पेंगोंग लेक पर जिस तरह चीन छदम बार बार भारत से मीटिंग करता है, भारत से बात करता है, अपनी बातों पर कहीं टिकता नहीं है। ग्लोबल टाइम्स कुछ कहता है, उनके प्रवक्ता कुछ कहते हैं, सेना कुछ कहती है, पीएलए कुछ कहती है। तो ऐसे में भारत का एक ही स्टैंड जो भारत ने क्लियर करके बताया है इस बार, तो कहीं अब चीन को, बीजिंग को, इस्लामाबाद को ये सोचना चाहिए कि अब ये दादागिरी या ये नहीं चलेगा कि आप एक जो आवरण, झूठ का आवरण बनाते हैं और झूठ के आवरण पे चलाना चाहते हैं दुनिया को। देखिए, बिल्कुल जो चीन ने खासकर जो पेंगशो इलाके में फिंगर 4 से 8 के बीच में जो कब्जा करके अपनी एस्टेब्लिशमेंट बनाई है, और जो पहले कॉमन एरिया था जहां पेट्रोलिंग कर सकते थे, वहां पे उसने अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करी है। तो उसको वाकई एक थ्रेट है और वो पुरानी लाइन पे नहीं जाना चाहता है। अब उसको ये थ्रेट है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी पावर है जिससे हम उसको आगे बढ़ने से, अपनी सीमाएं बढ़ाने से या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को चेंज करने से रोक सकते हैं, तो निश्चित ही उसके लिए चिंता की बात होगी। और यही उसको चिंता सता रही है, क्योंकि पाकिस्तान और जो चाइना की एयरफोर्स है इतनी कैपेबल नहीं है कि उस एरिया में उतने हाई अल्टीट्यूड में उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। हमारे पास जो एयरक्राफ्ट आया है वो हाई अल्टीट्यूड में सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए बहुत सक्षम है। 17,000 मीटर यानी एवरेज से डबल हाइट पे वो उड़ सकता है। तो इससे बहुत उनकी जो अंदर डेप्थ तक हम रिकॉग्निशंस कर सकते हैं। तो इसलिए उनको चिंता है कि जो अंदर वो डेवलपमेंट कर रहे थे, कंटोनमेंट बना रहे थे, खासकर चाइनीज जो फिंगर 4 और 8 के बीच में, वो सारी जो चीजें नजर आएंगी इससे। अगर हम अपनी टेरिटरी के अंदर भी फ्लाई करते हैं तो ये निश्चित ही उनके लिए चिंता की बात है। बिल्कुल। सुमित, अब सबसे बड़ी बात कि जवाब कब मिलेगा, ये सरकार कब देगी, ये तो विषय सरकार का है, आंतरिक मंत्रणा का है। लेकिन ये जो छद्म युद्ध है, भारत का हमलावर इतिहास नहीं है, लेकिन अब भारत का हमले सहने का भी इतिहास नहीं होना चाहिए, ये एक अपेक्षा लोगों की है। कायरता की धवल धार में हमने बहना छोड़ दिया, हमले हमने नहीं किए बस, पर हमने हमले सहना छोड़ दिया। भारत तो बदल गया है और भारत कभी भी अब हमला ना सहेगा और ना किसी प्रकार के आक्रमण या भारत के अंदर आंतरिक सीमा में किसी प्रकार के हस्तक्षेप को बर्दाश्त करेगा। और आप कह रहे हैं बार बार कि भारत जवाब कब देगा। भारत प्रतिपल जवाब दे रहा है, प्रतिदिन जवाब दे रहा है, प्रति क्षण जवाब दे रहा है। सीमा पर भी, सैन्य संबंध, सैन्य और द्विपक्षीय वार्तालाप में भी, इसके अतिरिक्त वैश्विक स्तर की विदेश नीति में भी, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी, वैश्विक पटल पर भी सब तरह भारत जवाब दे रहा है। आज के दौर में थोड़ा सा कायदा बदला है, जवाब देने की तरीके बदले हैं। आज आप जब मजबूत होते हैं तो सामने वाले पर एक दबाव, कूटनीतिक दबाव बनता है। भारत दिन प्रतिदिन अपनी अर्थव्यवस्था को, भारत अपनी सैन्य शक्ति को, भारत अपनी सैन्य टेक्नोलॉजी को, सब तरह को इंप्रूव कर रहा है। तो ये स्पष्ट संकेत है उन देशों के लिए जो भारत के प्रति दुर्भावना रखते हैं कि हम अपनी सेना के प्रति, हम अपनी सैन्य क्षमता के प्रति बहुत सचेत हैं और इसलिए किसी भी देश को अब आंख उठाने की गलती भारत की तरफ नहीं करना चाहिए। यह भारत प्रतिदिन इसका उत्तर दे रहा है। बिल्कुल, और मैं इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित आपका जुड़ने के लिए एनबी से। दर्शन सिंह जी, सर, जो रफाल से कंपेरिजन किया जा रहा है J-20 का, और वो बता रहा है कि J-20 के आगे रफाल नहीं टिकता है, इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, ऐसा है, सबसे पहली बात होती है सिर्फ हथियार नहीं मैटर करता, जो मैन बिहाइंड दी मशीन होता है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। हमने तो MiG-21 से F-16 गिराए हैं, हमने अपने हथियारों से, यानी असल उत्तर में पैटर्न टैंक्स का कब्रिस्तान बढ़ाया है, हमने निर्मलजीत सिंह सेखों ने नेट से साइबर जेट गिराए हैं उनके जो है। तो ये हमारे जो सेनाएं हैं उनका जो मोलोवर है वो बहुत हाई है। उनके पास अगर इक्विपमेंट बराबर भी हो तो भी वो दुश्मनों पे हावी रहती है। और ये तो खैर इक्विपमेंट ही हमारे पास अच्छा होगा तो ये सोने पे सुहागे वाली बात होगी। बाकी जो हमारी ट्रेनिंग है, मोरल है, मोटिवेशन है, कोऑर्डिनेशन है आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की, वो दुनिया में बेहतरीन है और ये सब उनको अच्छी तरह पता है। या ये कर्नल साहब, शायद इसी बात से चीन और इस्लामाबाद दोनों, पाकिस्तान दोनों डर गए हैं
कि एक तो भारत की हिम्मत ऐसी और उसके ऊपर हथियार ऐसा, अब कहाँ जाएंगे बचकर। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उनको पता है कि ये जो भारतीय सेना है मोर्चे से भागने वाली सेना नहीं है, वो डट के लड़ते हैं। गलवान में भी देख लिया उन्होंने, और पहले भी जो नथुला में देख चुके हैं, पाकिस्तान कई बार देख चुका है। तो उनको पता है कि ये सेना डट के लड़ने वाली है। कारगिल में भी हमने उनको उठा के फेंक दिया था, हालांकि उन्होंने ऊंचाई पे बहुत जबरदस्त मोर्चे बनाए थे। तो उसके बाद उनको लगता है कि हथियारों की सिक्योरिटी भी अगर हिंदुस्तान के पास आ गई तो उसका कोई मैच नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ के पायलट और जो ट्रुप्स हैं बहुत डेयरिंग है, खासकर ऑफिसर रेशियोज और जवानों की जो कोऑर्डिनेशन है वो बेस्ट है। ऐसा पाकिस्तान आर्मी में ऑफिसर और जवान के बीच में रिलेशन नहीं है जैसा भारत में। यही बात है, शायद पाक आर्मी आईएसआई से लेकर पीएलए तक घबराहट का माहौल है और कहीं हथियारों से कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है हथियार तो अच्छा है, हिम्मत भी अच्छी है और इन दोनों से लड़ना बहुत मुश्किल है भारत में ऐसी स्थिति में। जी हाँ बिल्कुल, देखिए सिर्फ स्पेसिफिकेशन मैच करने से बात नहीं बनती है कि हम स्पेसिफिकेशन उसकी मैच कर लें, क्योंकि जो हाई ऑल्टीट्यूड में लड़ाई है, वॉरफेयर है, वो बहुत हद तक पायलट की स्किल पे डेवलप करती है और हमारे पायलट बेहतरीन है। इसलिए, और जब उनके पास बेहतरीन इक्विपमेंट भी होगा तो उनका कोई दुनिया में कोई मैच नहीं है। ये वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज अच्छी भली भांति जानती हैं। इवन की रशिया में जो टैंक कंपटीशन भी हुआ था तो उसमें हमारे क्रू फर्स्ट आए हैं, क्योंकि टैंक की मैन्यूवरेबिलिटी में। तो ये चीज उनको पता है कि ये वो कौम है जो आखिर तक लड़ती है, और अगर इनके पास इक्विपमेंट बढ़िया होगा तो इसकी कोई हानि पूरे वर्ल्ड में नहीं है। हमारे साथ आनंद त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार। आनंद त्रिपाठी जी, स्वागत आपका एनबी न्यूज पर। धन्यवाद। आनंद त्रिपाठी जी, जिस तरह कहीं कंपैरिजन किया जा रहा है, कहीं हथियारों को लेके भारत के ऊपर ये कहा जा रहा है कि राफेल मंगा लिया, परमाणु को कहीं क्षमता को बढ़ा रहा है भारत, कहीं ये कर रहा है, वो कर रहे थे जब तक कुछ नहीं था। आज हम अपने घर में तैयारियां कर रहे हैं तो उनको परेशानी हो रही है। हाँ देखिए, ये दुनिया की रीति नीति है कि कोई भी देश जब अपनी रक्षा तैयारियों को अंजाम देता है तो उसके पड़ोसी या एनिमी कंट्रीज जो हैं वो शोर मचाते हैं, क्योंकि वो एक परसेप्शन कायम करना चाहते हैं दुनिया में कि ये देश गंभीर किस्म का देश नहीं है और दुनिया के लिए खतरा है। तो पाकिस्तान और चीन कुछ इसी तरह का परसेप्शन कायम करना चाह रहे हैं कि भारत जो हथियारों की होड़ है वो खतरनाक दिशा में बढ़ रही है और उससे विश्व को खतरा है। हालांकि दुनिया इसको मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की वो चालबाजियों को अब दुनिया लगभग समझ चुकी है और बहुत अच्छे से समझ चुकी है, और इसलिए कोई इसमें ज्यादा चिंता का विषय नहीं है पाकिस्तान और चीन के इस प्रोपेगेंडा को कि वो जो परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो उसमें सफल नहीं होंगे। लेकिन पीएलए में भी घबराहट है और पीएलए भी कहीं ना कहीं ये देख रही है कि भारत किस तरह तैयारी कर रहा है और अपने स्टैंड पर किस तरह खड़ा है। तो ये निश्चित रूप से आने वाले दिनों में परेशानी बीजिंग के लिए, परेशानी इस्लामाबाद के लिए भी है। हाँ नहीं, आप ये बात कही जा सकती है, क्योंकि चीन एक ढंग से लिटमस टेस्ट कर रहा था गलवान घाटी में कि वो देखना ये चाहता था कि भारत की क्या तैयारियां हैं और भारत मानसिक रूप से कितना तैयार है। और चीन को अब ये बात अच्छे से पता चल गई कि वो भारत को जहां आंक रहा था, भारत वहां से मीलों आगे है। और इस बात को अभी अमेरिकी विदेश मंत्री मिस्टर पॉम्पियो ने भी कही कि इसलिए अब चीन और उसकी सेना में जबरदस्त किस्म की घबराहट है कि वो जिस रास्ते पर आगे बढ़ना चाह रहे थे, अब वो रास्ता उनके लिए एक ढंग से अवरुद्ध हो चुका है और अब उनको अपनी पूरी नीतियों पर विचार करने की आवश्यकता है दोबारा से बैठ करके। और उसके लिए रास्ता यही है कि वो भारत के साथ बातचीत करें और अपनी सामान्य पोजीशनों पर वापस जाएं, जिससे एक संबंधों में फिर से वापस एक पटरी पर आया जा सके। बिल्कुल कर्नल साहब, जिस तरह आनंद त्रिपाठी कह रहे थे कि लिटमस टेस्ट कर रहा था गलवान में और वो फेल हो गया, अब उसको पता चल चुका है कि ये सब नहीं चलने वाला है जो लंबा एक दौर चला कि कभी कुछ भी कर लिया और फिर बाद में कहीं हिंदी चीनी भाई भाई कह दिया, कहीं इस्लामाबाद में कुछ भी कर लिया और फिर बाद में सरेंडर कर दिया, बातचीत करने का रास्ता खोल दिया। अब अलग 2020 का भारत है और शायद इसीलिए बेचैनी ज़्यादा है इस बार।
जी हाँ, बिल्कुल बेचैनी है। देखिए, अभी जो स्पेसिफिकेशनों से ये लोग कंपेयर कर रहे हैं, चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, इनको ये भी मालूम है कि ये सिर्फ जो मीडिया में आई स्पेसिफिकेशन है एक्सटेंडेड एयरक्राफ्ट की है, और जो भारत ने पैसा इतना इन्वेस्ट किया है इसी के कारण कीमत पड़ी है, वो उसमें इंडिया स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन है जो हम मीडिया में डिस्कस नहीं कर सकते। वो बहुत सारी ऐसी घातक उसमें हथियार ले जाने की कैपेबिलिटी है जो उनको मालूम है, उनको अंदेशा है कि इंडिया ने कुछ और भी उसमें लेटेस्ट चीजें इंट्रोड्यूस करवाई हैं, इसलिए उनका चिंता का विषय और भी ज्यादा हो जाता है। सिर्फ एयरक्राफ्ट से उनको चिंता नहीं है, उनको ताकि ये एयरक्राफ्ट स्पेशली इंडिया के लिए बनवाए हैं भारत ने, वहां पे खुद रह के। तो ऐसी ऐसी उसमें हथियारों की कैपेबिलिटी जोड़ी गई है, डायरेक्शन की और नेविगेशन की ऐसी ऐसी चीजें उसमें इनकॉर्पोरेट कराई गई हैं जो जिसका तोड़ उनके पास नहीं है, इसीलिए ये उनकी तिलमिलाहट है जो जाहिर हो रही है। बिल्कुल आनंद त्रिपाठी जी, जो कहीं जो तिलमिलाहट है वो बाकी प्रोजेक्ट में भी जो रुकावट आई है उसको लेकर भी है। जिस तरह वन बेल्ट वन रोड पर भी अब चीन को ये पता चल चुका है, कई देशों का विरोध है, बावजूद विरोध को दबाकर जिस तरह चीन लगातार आगे बढ़ता जा रहा था, अब उस पर भी कहीं रुकावट आ गई है, बड़ी बाधा उत्पन्न हो गई है कोरोना के बाद। और जिस तरह भारत ने स्टैंड लिया है, तो ये भी एक बड़ी परेशानी है कि चीन के कई प्रोजेक्ट बीच रास्ते में रुक गए हैं। हाँ, निश्चित ये बड़ी चिंता का विषय है चीन है कि उसका एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है वन बेल्ट वन रोड में, और कुछ जल योजनाएं परियोजनाएं चल रही हैं, उसमें उसका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है और वो उसे लग रहा है खतरे में नजर आ रहा है। भारत चूंकि उस वन रोड वन बेल्ट का शुरू से विरोधी रहा है और उसमें शामिल नहीं हुआ, चीन हमेशा चाहता था, और भारत उसका विरोध ही इसलिए कर रहा है क्योंकि भारत कहता है कि वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के हिस्से से होकर के गुजर रहा है, जो भारत का हिस्सा क्षेत्र है, और भारत से चीन की इजाजत नहीं ली है, इसलिए भारत लगातार उसका विरोध कर रहा है। और पीओके पर भारत की जो योजनाएं हैं उससे चीन घबराया हुआ है निश्चित तौर पर, और वो चाह रहा है कि किसी तरीके से भारत को अन्य हिस्सों में उलझा करके इस तरफ उसका ध्यान हटाया जाए। हालांकि कुछ हद तक चीन को ऐसा लगा कि वो कामयाब हो रहा है, लेकिन भारत ने जिस तरीके से रिटेलिएट किया, तुरंत कार्यवाही की, उससे चीन को ये समझ में आ रहा है कि वो जो भारत को जितना आसानी से वो रोकने की बात सोचता रहा, मुगलाते में रहा, वो संभव नहीं है और उसे कोई अब और उपाय ढूंढने होंगे निश्चित तौर पे। बिल्कुल कर्नल साहब, कहीं अब चीन को पता चल चुका है और पाकिस्तान को भी कि जो चीन पैसे दे रहा था पाकिस्तान को उसकी साजिशों में शामिल होने के लिए, वो भी अब फंड कहीं रुक चुका है, और पता चल चुका है कि भारत से जो मामला हल्के में निपट जाता था अब नहीं निपटने वाला है, अब तो मामला आर पार का हो चुका है। देखिए, चाइना के ऊपर बहुत बड़ा इकोनॉमिक प्रेशर है कोरोना के बाद में, तो बहुत सारे मुल्कों ने जो वहां से सामान मंगाना बंद कर दिया है। बहुत सारी जो वहां पे आउटसोर्सिंग होती थी उस पे इफेक्ट पड़ा है, आउटसोर्सिंग के जो इंडस्ट्री है वहां पे बंद हो रही है। बहुत सारी कंपनी वहां से मूव आउट कर रही है कि जिस तरह चाइना ने कोरोना वायरस में वहां पे अपने आप को वहां डिजीज को छुपाया, तो बहुत सारे लोगों को, कंपनियों को, बड़ी बड़ी को नुकसान उठाना पड़ा है, कई कई महीनों से प्लांट बंद रहे। और दूसरा जो इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान के साथ बना रहे थे वो भी फंसा हुआ है क्योंकि उस पर विरोध लगातार जारी है, जिस रीजन से वो आजाद जो ऑक्युपाइड कश्मीर से गुजर रहा है। और जो वन रोड वन प्रोजेक्ट था वो भी खटाई में पड़ चुका है। तो सारे ही प्रोजेक्ट, ग्वादर पोर्ट में भी जो चाइना का है और जो श्रीलंका में चाइना ने बनाया था एयरपोर्ट, वो भी बिल्कुल डिफंक्ट पड़ा है। तो ये डेड प्रोजेक्ट है चाइना के, जिसमें इन्वेस्टमेंट फंस गई है और फर्दर रिवाइवल नहीं है। तो एक फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ भी चाइना बढ़ रहा है। तो इसलिए उस पर एक प्रेशर है कि किसी न किसी तरह अटेंशन डाइवर्ट करी जाए और कुछ दूसरे मुद्दे खोले जाए जिससे ध्यान बटाया जाए और असल मुद्दों से भटकाया जाए। बिल्कुल आनंद त्रिपाठी जी, अब चीन के पास ऐसा क्या रास्ता है कि वो अपनी हठधर्मिता को छोड़ने को तैयार नहीं है, और जो जिस गलतफहमी में वो आज से 6 महीने पहले था, उस गलतफहमी को आज तक बरकरार रखे हुए है? देखिए, चीन ये सारी टेंशन अभी कुछ दिन तक बनाए रखेगा, चाहे वो साउथ चाइना सी हो या भारत का गलवान एरिया हो या लद्दाख का कोई और एरिया हो या प्योंग घाटी हो, क्योंकि वो इस दौरान अपनी कोई फेस सेविंग
एक रास्ता ढूंढेगा जिससे उसको आसानी से अपना मुंह चेहरा बचा करके निकलने का कोई रास्ता ढूंढने का समय मिले। चीन कुछ नहीं करने वाला। हमको निश्चिंत रहना चाहिए। इन जगहों पे जो चीन की कार्रवाइयां हो रही हैं अब की स्थिति में, वो बस यही है कि वो कुछ समय चाहता है जिससे वो कोई फेस सेविंग स्कीम लेकर के दुनिया के सामने आ सके या उसके कोई और रास्ता निकल सके जिससे वो अपनी फेस सेव करके और वापस सब कुछ ठीक सा हो सके। यही तो समय का इंतजार कर रहा है। ये इन सारी बातों को जारी रखते हुए कभी 2 कदम आगे बढ़ के, कभी 2 कदम पीछे हट करके वो कुछ बड़ा हमला या इस तरह की बेवकूफियां करने की स्थिति में चीन है नहीं, क्योंकि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन आज की स्थिति में बहुत खराब स्थिति में पहुंच गई है और वो सीधा अमेरिका से आमना सामने की स्थिति में उसकी पोजीशन है। इसलिए वो अपने लिए एक फेस सेविंग रास्ता ढूंढ रहा है। थोड़ा समय लगेगा, उसी चक्कर में वो लगा हुआ है। कर्नल साहब, आने वाला समय, अब जब सर्दी आएंगी तो ये बात चीन को अच्छी तरह पता है कि सर्दियों में तो नहीं लड़ा जा सकता। भारत का जो सैनिक है पूरी हिम्मत से सियाचिन ग्लेशियर पर माइनस में जिस तरह खड़ा है टेम्परेचर में, उस तरह चीन का सैनिक खड़ा नहीं हो सकता। ये बात चीन को आंतरिक रूप से पता है। तो कहीं ना कहीं चीन पीछे हटेगा। देखिए, जो विंटर में लड़ाई है वो मुश्किल हो जाती है क्योंकि ये दुर्गम इलाका है और यहाँ बहुत कई कई फीट की बर्फ पड़ती है। लड़ाई लड़ सकते हैं पर हमारी तरफ जो है उतना बर्फीला इलाका नहीं है। चाइना की जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है तिब्बत से, वो इलाका बहुत ज्यादा दुर्गम है, तो उसको वहाँ पे एक बड़ी फोर्स मेंटेन करना विंटर में बहुत ज्यादा मुश्किल है। खासकर उसको ऑपरेट करना, वहाँ पे अपनी सप्लाईज लाना, अम्यूनिशन डंप करना, स्टॉकिंग करना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके पास तो तिब्बत में कोई बड़ा एयरफील्ड भी नहीं है, तो उसको ये विंटर में बड़ा ऑपरेशन सस्टेन करना, हाँ छोटी हरकत जैसी गलवान जैसी वो कर सकता है, पर बड़ी हरकत फुल फ्लेज वॉर वाली उसको सस्टेन करना विंटर में बहुत बड़ी समस्या है और वो विंटर में ये नहीं कर सकता है। हम कर सकते हैं क्योंकि हमने अभी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर काफी डेवलप किया, प्लस हमारी तरफ में उतनी हाइट्स नहीं है जितनी तिब्बत में लगातार है। आनंद त्रिपाठी जी, अब पूरे मामले का निष्कर्ष कहाँ निकलेगा? क्योंकि जिस तरह पेंगोंग झील पर फिंगर 4 से पीछे हटने को तैयार नहीं है या जिस तरह की बात चल रही है, तो कहीं ना कहीं अब क्या रास्ता बचता है? और रफाल को लेके चीन ने बयान दिया है कि J20 के आगे टिकता नहीं है, तो फिर चिंता तो है पीएलए को, लेकिन पीएलए पीछे हटने को तैयार नहीं है, अपनी गलतियां मानने को तैयार नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय शांति को अशांति की ओर ले जा रही है। हाँ, निश्चित तौर पे ऐसा देखिए कि चीन जो रफाल और अपने J20 की चर्चा कर रहा है, वो तो स्वाभाविक है। हर देश इस तरह की बातों में आगे अपने हथियारों को, अपने जेट्स को बताते हैं, लेकिन ये दुनिया उसका आकलन अपने ढंग से करती है। दुनिया के पास ये आकलन है और सही आकलन है कि J20 की क्या स्थिति है और रफाल की क्या स्थिति है। चीन या उसके सहयोगी देश कुछ भी कहें, वो एक अलग मतलब है। जहां तक बात आती है कि चीन के लिए रास्ता क्या है, तो निश्चित मानिए कि चीन के लिए यही एक रास्ता है कि वो राजनीतिक वार्ता के लिए टेबल पर आए और इसका कोई सर्वसम्मत हल निकाले जिससे आज चीन को ही फायदा होगा। और निश्चित मानिए गाहे बगाहे कुछ दिनों पश्चात चीन उसी रास्ते पर वापस आता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। साहब, आखिरी सवाल आपसे कि इस्लामाबाद और बीजिंग को समझना चाहिए राफाल की गड़गड़ाहट देश दुनिया की शांति बनाए रखने के लिए है, बिगाड़ने के लिए नहीं है। लेकिन अगर वो बिगाड़ेंगे तो उनको राफाल से ही इस बार संदेश दिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखो, हमारी पॉलिसी जो रही है, चाहे वो न्यूक्लियर हथियार हो चाहे कोई भी चीज हो, हमारी पॉलिसी यही रही है कि नो फर्स्ट यूज। हम पहले हथियार वो नहीं इस्तेमाल करेंगे जो घातक होंगे, पर अगर कोई इस्तेमाल करेगा, थ्रेटन करेगा और करना चाहेगा तो फिर हमारे सारे रास्ते खुले होंगे। फिर राफेल क्या, हम जो हमारे पास है न्यूक्लियर बॉम्ब भी होगा, जो कुछ भी है, हम इस्तेमाल करने को फ्री रहेंगे अगर वो ऐसा अग्रेशन करेंगे। बिल्कुल। कर्नल साहब, आपका और आनंद त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एएनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक पसीने छूटे हुए हैं कि राफाल अगर आया तो फिर परेशानी दोनों तरफ है
और शायद इसी को लेकर अपने अपने मन का गुबार निकाल रहे हैं। लेकिन ये गुबार और ड्रैगन की आग रफाल तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि रफाल आसमान का गेम चेंजर है और ये बात समझ में आ रही है पीएलए को, आईएसआई को और इस्लामाबाद सबको। लेकिन देखना है कि अब रफाल कब गरजेगा उनके ऊपर। बहरहाल ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।